नमस्कार दोस्तों। अक्टूबर 1982 अंटार्कटिका के तूफानों के बीच एक रिसर्च स्टेशन में साइंटिस्ट जोसेफ फरमान कुछ मेजरमेंट्स ले रहे थे। ये धरती के एटमॉस्फेयर में मौजूद ओजोन की मात्रा नाप रहे थे एक मशीन का इस्तेमाल करके। अचानक से ये मशीन एक रीडिंग देती है जो बड़ी अजीब होती है। मशीन के अनुसार एटमॉस्फेयर में ओजोन की मात्रा 40% घट चुकी है नॉर्मल के कंपैरिजन में। जोसेफ इसे देख के हैरान नहीं होते क्योंकि उनको लगता है कि मशीन में शायद कुछ खराबी हो गई है। ओजोन 40% कैसे घट सकता है? ऐसा तो हो ही नहीं सकता। उन्हें लगता है कि अगर ऐसा कुछ हुआ होता, ओजोन अगर 40% घट गई है तो उनसे पहले तो नासा वाले बता देते अपनी सैटेलाइट के ज़रिए। उनको तो ये बात कब की पता चल जानी चाहिए थी। जोसेफ अपना सामान बांधते हैं और घर चले जाते हैं। अगले साल अक्टूबर 1983 में वो दोबारा आते हैं। इस बारी वो न्यू मशीन के साथ मेज़रमेंट लेते हैं। फिर वो दोबारा रीडिंग देख के चौंक जाते हैं क्योंकि पिछले साल के कंपैरिजन में रीडिंग और घट के आई थी। उनको फिर यही लगता है कि मशीन में कुछ तो प्रॉब्लम है, क्योंकि ऐसा होता तो नासा जैसी बड़ी एजेंसीज को सबसे पहले पता चलता। वो फिर सामान बांधकर अपना घर चले जाते हैं। फिर वो अगले साल 1984 में फिर वापस आते हैं और सोचते हैं कि इस बारी वो रीडिंग किसी और रिसर्च सेंटर से लेंगे। अपने ओरिजिनल रिसर्च सेंटर से करीब 1000 मील दूर वो मशीन को रेडी करते हैं रीडिंग लेने के लिए। अब उनको पता चलता है कि ओजोन की मात्रा और घट चुकी थी पिछले साल के कंपैरिजन में। अब उन्हें ये एहसास होता है कि ये एक इमरजेंसी सिचुएशन है। वो नासा के पास अपना प्रूफ लेके पहुंचते हैं और जल्द ही दुनिया को पता चलता है अंटार्कटिका के ओजोन होल के बारे में। घबराने की बात ये थी कि ये ओजोन होल हर साल तेजी से बढ़ रहा था। नासा के साइंटिस्ट ने जब अपने सैटेलाइट से इसकी तस्वीर ली तो उनको कुछ इस तरह की फ़ोटोज़ मिली। सन 1979 में बिल्कुल नॉर्मल था। सन 1980 और 1981 में थोड़ा सा इफेक्ट दिखा। 1982 एक प्रॉपर होल दिखने लगा और 1983 ये होल और बढ़ गया। दुनिया भर में इस खबर को सुनते ही सब परेशान हो जाते हैं। इसी तरह अगर ओजोन घटती रही हमारे एटमॉस्फेयर से तो ये एक भयानक रूप लेने वाली है। धरती पे मौजूद एनिमल्स, प्लांट्स, ह्यूमंस सबके लिए ये एक खतरे की घंटी है। ओजोन खत्म हो गई तो मानो जिंदगी खत्म हो गई। और जिस हिसाब से ये होल इंक्रीज हो रहा था उस हिसाब से ये प्रिडिक्ट किया जा रहा था कि 2050 तक ये ओजोन लेयर पूरी तरह खत्म हो जाएगी। अब जिनको ये बात पता है कि ओजोन क्या है उनको मेरी बात लगभग समझ आ गई होगी, लेकिन जिनको नहीं पता उनके लिए मैं थोड़ा सा ब्रीफ देती हूँ। ओजोन क्या है? ओजोन एक गैस है। ये स्कूल में भी बताया जाता है। इसका केमिकल फॉर्मूला है O3, जहाँ दूसरी तरफ ऑक्सीजन का फॉर्मूला है O2। ओजोन का एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के एटम से बनता है। लगभग 600 मिलियन साल पहले की बात है। धरती पर ओजोन लेयर का जन्म हुआ था। ये अर्थ के एटमॉस्फेयर में एक जोन है जो करीब 15 से 35 किलोमीटर ऊपर है धरती के सरफेस से। धरती पे मौजूद 90% ओजोन इसी एरिया में पाया जाता है। सरफेस के करीब 32 किलोमीटर ऊपर ओजोन की सबसे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन पाई जाती है, जो कि है 0.0015%। कोई इतना बड़ा नंबर नहीं है, लेकिन ये इतनी छोटी मात्रा भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है धरती के लिए। ओजोन बेसिकली ऑक्सीजन से ही बनता है। जब सूरज की अल्ट्रावायलेट रेडिएशन ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स पे पड़ती है, एक बड़ा सिंपल केमिकल रिएक्शन यहाँ पे होता है। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन की वजह से ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के एटम से स्प्लिट हो जाता है और ये अलग हुआ एटम जब ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल से मिलते हैं तो ओजोन की फॉर्मेशन होती है। O2 + O = O3। अब ये फॉर्मेशन साइकिल चलती रहती है जिसे हम चैपमैन साइकिल बोलते हैं। ये नाम रखा गया है साइंटिस्ट सिडनी चैपमैन के ऊपर, जिन्होंने इस केमिकल रिएक्शन को पहली बार एक्सप्लेन किया था मई 1929 में।
ओजोन लेयर बेसिकली जानी जाती है हमको सूरज की अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन से बचाने के लिए। यूवी रेज की वजह से हमको बहुत सारी बीमारी हो सकती है और ये ओजोन लेयर इन्हीं से हमको प्रोटेक्ट करती है। अब आप समझ गए होंगे कि ओजोन का खत्म होना हमारे लिए कितना बड़ा खतरा है। अब आप सोच रहे होंगे कि ओजोन होल बना कैसे। बात है 1950 और 1960s की। अंटार्कटिका के ऊपर कई सारे रिसर्च स्टेशन मौजूद थे जो स्पेस, धरती और वेदर को स्टडी करने के लिए बनाए गए थे। इनमें से कुछ रिसर्च स्टेशन ओजोन लेयर की मॉनिटरिंग कर रहे थे। स्पेसिफिकली कहा जाए तो एक अमेरिका का स्टेशन था अंटार्कटिका पर 1961 से, जहां पर एक डॉप्सन स्पेक्ट्रोफोटोमीटर लगा हुआ था। अगस्त 1964 में पहली बार सैटेलाइट्स का इस्तेमाल किया गया ओजोन कंसंट्रेशन मेज़र करने के लिए। ये नासा के निम्बस प्रोग्राम की वेदर सैटेलाइट थी। 1970s में नासा को ये चिंता थी जो ये इतने सारे स्पेसक्राफ्ट चांद पर भेज रहे हैं, कहीं इसकी वजह से ओजोन लेयर में कोई दिक्कत ना आए। फॉर्चुनेटली स्पेसक्राफ्ट की वजह से कोई बुरा असर हमारी ओजोन लेयर पर नहीं पड़ा। बुरा असर कुछ और छोटी मोटी डेली लाइफ की चीज़ों से पड़ा। एक ऐसा केमिकल जो आपके हेयर स्प्रे की बोतल में था, शेविंग क्रीम के केमिकल में था और फ्रिज में सॉल्वेंट की तरह इस्तेमाल किया जा रहा था। इस केमिकल की कैटेगरी को हम बोलते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स यानी CFCs। साइंटिस्ट ने वार्निंग दी कि 40 से 150 सालों का लाइफ स्पैन होता है CFCs का और इतना पोटेंशियल है कि ओजोन लेयर को पूरी तरीके से ख़त्म कर सकता है। उस समय CFCs एक आम केमिकल था। CFCs का एडवांटेज ये था कि ये धरती पर काफ़ी स्टेबल होते थे, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि ये एटमॉस्फेयर में जाकर जब ये सन की रेडिएशन से टकराते तो ये क्लोरीन रिलीज़ करते हमारे एटमॉस्फेयर में, और क्लोरीन रिलीज़ करने के बाद एक बड़ा ही खतरनाक रिएक्शन होता। ये क्लोरीन गैस जाके ओजोन के मॉलिक्यूल से रिएक्ट करती है और बनता है ऑक्सीजन और क्लोरीन मोनोऑक्साइड। ऐसे ही सेकेंड रिएक्शन दोबारा से क्लोरीन और ऑक्सीजन निकलते हैं, यानी जो ये क्लोरीन दोबारा से निकला है वो फिर से ओजोन से रिएक्ट करता है और फिर ओजोन घटेगी और क्लोरीन प्रोड्यूस करेगी। एक क्लोरीन की एटम हज़ारों ओजोन के मॉलिक्यूल्स ख़त्म करती है। फिर साइंटिस्ट ने इस गैस पर रिसर्च की तो उन्होंने भी माना कि सच में ये CFCs ओजोन लेयर के लिए बहुत ही खतरनाक है। फिर भी उन्होंने ये प्रेडिक्ट किया कि साल 2099 तक 2 से 4% ही ओजोन लेयर डिस्ट्रॉय होगी, इसलिए किसी ने भी ज़्यादा चिंता नहीं जताई इस बात को लेके। फिर आते हैं हम जोसेफ फरमान की स्टोरी पर, जिसके बारे में मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, जो हर साल ओजोन का मेजरमेंट लेते हैं अंटार्कटिका में। इनको इसलिए बिलीव नहीं हुआ कि ओजोन इतनी ज़्यादा घट गई है, क्योंकि साइंटिस्ट ने ये अंदाज़ा सिर्फ 2 से 4% का ही लगाया था और जो इनको मिला था वो मेजरमेंट बहुत ज़्यादा बड़ा था। अगस्त 1985 में दुनिया को ओजोन होल का पहला नक्शा दिखाया जाता है। अब बात सोचने वाली ये थी कि अंटार्कटिका के ऊपर ही ये ओजोन होल क्यों फॉर्म हो रहा था। इसके पीछे कई कारण बताए गए। पहला ये कि जो हवा ऊपर की तरफ जाती है वो हमारे नॉर्थ और साउथ पोल की तरफ कन्वर्ज कर जाती है। ओजोन लेयर का ख़त्म होना ना सिर्फ अंटार्कटिका के ऊपर देखा गया बल्कि आर्कटिक के ऊपर भी देखा गया, लेकिन अंटार्कटिका में ये ज़्यादा हो रहा था। इसके पीछे कारण बताया गया पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स का। ये एक तरीके के बादल हैं जो अंटार्कटिका के ऊपर देखने को मिले। इन क्लाउड्स की ड्रॉपलेट्स में नाइट्रिक और सल्फ्रिक एसिड का मिक्सचर होता है और क्लोरीन और ब्रोमीन जैसे केमिकल्स इन ड्रॉपलेट्स की सरफेस पर रिएक्ट करते हैं ओजोन को तोड़ने के लिए। ये बादल सिर्फ -78 डिग्री के तापमान में फॉर्म होते हैं, जिनकी वजह से ये रिएक्शन आगे बढ़ता है और इतनी ठंड वाली कंडीशन जो है वो आर्कटिक के ऊपर इतनी ज़्यादा नहीं है, मोस्टली अंटार्कटिका के ऊपर ही होते हैं। इसलिए ये ओजोन लेयर अंटार्कटिका में पतली होती जा रही है। 1990s में अब एक्शन लिया जाता है और CFCs का यूज़ कम कर दिया जाता है। फिर भी साल 2000 में सबसे बड़ा ओजोन होल मिलता है, ऑलमोस्ट 30 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर तक फैला हुआ।
ये इसलिए क्योंकि एक्शन लेने और इसका इम्पैक्ट दिखने में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन इसके कुछ टाइम बाद ही पॉजिटिव रिजल्ट्स आने लगते हैं। CFC's कंजम्पशन 8 लाख मेट्रिक टन्स थी 1980s में दुनिया भर में। 2014 में ये नीचे गिरकर 156 मेट्रिक टन्स हो गई। 99% CFCs दुनिया के सारे देश मिलकर एलिमिनेट कर देते हैं। ये अब तक की हमारी सबसे बड़ी अचीवमेंट है, क्योंकि सारे देश ने मिलकर इसके सॉल्यूशन पे काम किया और इसका रिजल्ट ये हुआ कि ओजोन होल कम होता जा रहा है। जनवरी 2023 में रिलीज़ की गई यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट के अनुसार अगले 40 सालों में चीज़ें वापस नॉर्मल हो जाएगी और ओजोन होल पूरे तरीके से ख़त्म हो जाएगा। शायद हमको हर एक इन्वायरमेंटल इश्यूज़ का सॉल्यूशन ऐसे ही मिलकर करना होगा, तभी हम और बाकी के लिविंग ऑर्गेनिज्म बच पाएंगे। धन्यवाद।